चलाएं क्या? मध्य प्रदेश की हम यूनिट 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तो राज्यों का पुनर्गठन है। हालांकि जो टॉपिक हम अगले 10-15 मिनट तक पढ़ेंगे वो एमपी पॉलिटी का भी सेम टॉपिक है, और एमपी हिस्ट्री का भी, और इंडियन पॉलिटी का भी। मतलब आपने उसे अगर थोड़ा भी सुना होगा तो जरूर सुनी होंगी चीजें। जैसे अगर हम देखें तो भारत में जो राज्य पुनर्गठन चल रहा है, क्या चल रहा है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में चल रहा है बेटा, वो किस तरीके से चल रहा है? तो राज्य पुनर्गठन के लिए जो 3 समितियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से पहली जो समिति बनी थी वो 1948 में एस के धर समिति है। ठीक। एक दूसरी हम बात करें तो एक है आपकी जेबीपी कमेटी, जिसे हम कहते हैं जेबीपी समिति। जेबीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये आपके ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है, हालांकि ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम अभी हिस्ट्री पॉलिटी पे नहीं जा रहे हैं, हम ओवरऑल एग्जाम पे जा रहे हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्या बनता है? फजल अली आयोग। तो ये 3 स्थितियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहली एस के धर समिति, फिर एक जेबीपी समिति और एक फजल अली आयोग। एस के धर जो समिति है ये भी 1948 की है, जेबीपी भी 1948 की है, और फजल अली 1953 की है। ठीक है। तो इनके कभी कभार अगर प्रीलिम्स के लेवल पे बात करें तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं कि एस के धर आयोग कब बना था? 1948 में बनी थी ये कमेटी या आयोग। जेबीपी समिति, जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति कब बनी? और एक है आपका फजल अली आयोग कब बना था? तो 1953 में बना था। इसी फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर, किसकी रिकमेंडेशन पर? फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर क्या आया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है। तो क्या लेके आए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था। ठीक है। तो एक्ट जो है वो 1956 का है, और इसी एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? अगर हम देखें तो 1 नवंबर, क्योंकि हमें तो अपने मध्य प्रदेश से मतलब है, अपना मध्य प्रदेश, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम से अगर हम बात करें तो कितने राज्य? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के माध्यम से कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बने थे? अब पेंच कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए कि फजल अली आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसमें इन्होंने कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की थी, तो ये थोड़ी एक अलग सी कहानी जनरेट हो जाएगी। ये ठीक वैसा क्वेश्चन है पॉलिटी का। अब ये हिस्ट्री कम पॉलिटी है तो मतलब जबरदस्ती ना करें कि हिस्ट्री में पॉलिटी क्यों, या अब चूंकि सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ाना है, और मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जैसे आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन किसने दी? सरदार स्वर्ण सिंह ने। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सरदार
स्वर्ण सिंह जो थे, इन्होंने कितने मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन दी थी? तो इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन दी, केवल 8 की, लेकिन हमने जोड़े कितने? 10। सेम यहां पर भी फजल अली साहब जो है वो 16 राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 3 यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें बन कितने रहे हैं? 14 और 6। तो ऐसा कभी ऑप्शन आए तो थोड़ा ध्यान देना, अगर आपसे पूछे फजल अली आयोग ने कितने की रिकमेंडेशन की, तो 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की। लेकिन हम पूछे राज्य पुनर्गठन, जो कि पूछा गया है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। अब हो क्या रहा था बेसिकली, 1948 में जब जेबीपी कमेटी बन गई और इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन को किसके आधार पर? भाषाई आधार पर मना कर दिया। इवन धरा आयोग ने भी सपोर्ट नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि पॉलिटिकली चीजें बगड़ना शुरू हो गई, और एक थे आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामुल्लू, ये हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है, और हड़ताल पर बैठने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के बाद इस तरीके के सरकमस्टेंसेस हो गए कि आंदोलन खड़ा हो गया। तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि ठीक है, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित कर दो आप। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला, लैंग्वेज के बेसिस पर या भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बन गया? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो बन गया। और ये कैसी भाषा वाले लोग थे? तो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग जो थे, इनका राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। फजल अली आयोग ने हालांकि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर करने की रिकमेंडेशन दी, साथ में इन्होंने क्या कह दिया कि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भाषाई आधार को भी ध्यान रखें, क्योंकि अब चूंकि कांड हो रखा था ना तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ बेटा? रुक जाते हैं हम, सॉरी, 1953 को आंध्र प्रदेश बन गया। और ज्यादा एग्जैक्ट डेट बोलें तो 2 की 1? चलो अभी हम थोड़ी देर के लिए आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन देते हैं। अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो बन गया। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो यहां तो हमारा बन गया 1 नवंबर को मध्य प्रदेश। अब बन गया मध्य प्रदेश, फिर हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन, आंतरिक पुनर्गठन और 55 डिस्ट्रिक्ट तक हमने आपको पूरा बता दिया था। अब इसी बीच में मध्य प्रदेश का विभाजन कब होता है? बताइए। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, और मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ जो राज्य था इसका गठन हो गया। अब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, तो विभाजन के बाद अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? 43 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन या संभाग, यही स्थिति थी कि 45 थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 43 कब थे? जब एक्चुअल में मध्य प्रदेश शुरू में बना था। तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने बचे? 45 जिले
और 9 संभाग बने। और छत्तीसगढ़ में यानी कि कितने जिले गए? 16 डिस्ट्रिक्ट और कितने संभाग? 3 संभाग जो हैं इनमें चले गए थे। अब अगर हम आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का बनना क्या संविधान संशोधन है? चलो थोड़ा और घुमाते हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन या छत्तीसगढ़ का पूर्ण राज्य के रूप में बनना आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन है? यस और नो? और अगर आप ये बता दोगे तो अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का गठन किस प्रकार के संशोधन के अंतर्गत आता है और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और जब सब कुछ बता दोगे तो हम आखिरी में पूछ लेंगे कि इसके लिए अगर कोई संविधान संशोधन हुआ हो तो वो बता दो। बोलिए क्या हुआ होगा? शुरू शुरू से क्वेश्चन बताओ। तो इतने सारे प्रश्न पूछ लिए आप लोग, एक भी नहीं बोले पहले तो। पहले तो ये बताओ, ये संविधान संशोधन होगा? यस। तो क्या 368 के अकॉर्डिंग होगा? यस और नो? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ना तो ये विशेष बहुमत वाला है और ना ही विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन वाला है, यानी ये 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं है। हाँ, ये सामान्यता क्या है? संविधान संशोधन है जो कि साधारण बहुमत से पारित होता है। किससे होता है? साधारण। नए राज्यों का गठन, उनके नाम, उनके सीमाओं में परिवर्तन अगर हमें करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन होता है, लेकिन ये सामान्यतः संविधान संशोधन नहीं माना जाता 368 के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ संविधान में संशोधन होता है जो कि साधारण बहुमत से होता है। और साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित एवं मत देने वालों का आधे से अधिक या 50% से अधिक। जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और मत दे रहे हैं उनके 50% से ज्यादा है तो इस प्रकार के साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। मैं आपको डायमेंशन दे रहा हूं कि बहुत सारे तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये तो हुई बात। अब हमने पूछा कि भाई इसके लिए कोई संशोधन किया गया क्या? हाँ, लाइव में कोई बताए, मुझे बहुत खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ के गठन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया होगा। या नहीं किया गया होगा? किया होगा, क्योंकि साधारण बहुमत से ही सही तो किया तो गया होगा। तो कौन सा था वो? जी बोलिए। चलो और थोड़ा घुमा देते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, राज्य पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2000, तो क्या करेंगे आप? क्या लिख के आएंगे? मैंने घुमाया है क्वेश्चन को थोड़ा सा। लाइव में कुछ बोलने की कोशिश करें तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो हम पहेलियां बुझाना बंद करें और सीधा पढ़ा दें। हैं? क्या ऑप्शन देना? हम तो मेंस में लिखवा रहे हैं आपसे। हैं? अच्छा चलो, 80, 82, 84, 86। ऑप्शन मत मांगो, ऑप्शन हमारे पास बहुत हैं। ऑप्शन में कोई मतलब मुझे पेपर बनाने तो दे, मैं 50% कट ऑफ का गारंटी दे सकता हूँ कि 50% पे सिलेक्शन हो जाएगा एमपीपीएससी में भी। ऑप्शन ऐसे देंगे जो गलती कराते हो। चलो पहले हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं जो बात की। देखिए, एक है भाषाई प्रांत या धर आयोग। तो मैंने अभी आपको बताया कि एस के धर की अध्यक्षता में, ठीक है, 1948 में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इनकी सिफारिश थी कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना करें, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जाए। तो पहला जो राज्य पुनर्गठन के लिए आयोग था वो था एस के धर आयोग। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है।
परिणाम क्या हुआ कि देश भर में उपरोक्त सिफारिश के बाद अत्यंत असंतोष फैल गया और कांग्रेस सरकार को दबाव में आकर एक अन्य भाषाई प्रांत आयोग का गठन करना पड़ा। तो भैया एक और आयोग बनेगा, वो होगा जेबीपी समिति। तो दिसंबर 1948 में धर आयोग की अनुशंसाओं के विरोध होने के बाद जेबीपी समिति का गठन किया गया और इसके जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू हम सब जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी। वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर या राज्यपाल। 1949 में जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा, औपचारिक रूप से स्वीकार की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बातें सब एक जैसी करेंगे, बोले भाषाई आधार पर नहीं, नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, बोल दी इनने, ठीक। फिर 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक लंबा विरोध आंदोलन चला। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु उल्लू बन गए, ये इनकी डेथ हो जाती है। इसके कारण उपरोक्त समितियों की सिफारिशों के बावजूद, इनने रिकमेंडेशन दी थी कि भाषाई आधार पर नहीं, नहीं हम नहीं खेलेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1993 को मद्रास से पृथक कर क्या बना दिया गया, तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। अब हो गई गठन। अब उसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब क्या, तो अब एक और कमीशन बनाया गया, वो था फजल अली आयोग। अच्छा, फजल अली आयोग को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। और फजल अली आयोग में बेटा अध्यक्ष थे फजल अली, इसके अलावा दो जो सदस्य थे उनमें एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के.एम. पणिक्कर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में कौन कौन से मेंबर थे, तो फजल अली चेयरमैन है, सदस्य तो वो भी होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा अन्य दो सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर थे। ये क्वेश्चन भी आपके मेंस प्रीलिम्स दोनों में पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। बन गया फजल अली अध्यक्ष, के.एम. पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 53 में बना था ये दिसंबर में, और दिसंबर 30 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बड़े प्यार से ये बोलते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार तो कर दिया गया, मतलब भाषा के आधार पर हम राज्यों की मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से राज्यों का पुनर्गठन करते समय भाषा को भी एक आधार के रूप में अपनाने का सुझाव प्रस्तुत किया। कि पार्शियली आप इस बात का ध्यान रखें कि भाषा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको जब राज्य पुनर्गठन करें तो ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की बात की। मैंने आपको अभी भी बताया था कि इन्होंने 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर संविधान में 7वां संशोधन हुआ। उस 7वें संविधान संशोधन 1956 से क्या हुआ बेटा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। और इससे क्या किया गया, जो राज्यों के पार्ट ABCD थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिए गए थे। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो 3 शुरू के आयोग हैं उनमें एक है SK धर आयोग, एक है JBP कमेटी और एक है फजल अली आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग। कंप्लीट यहां तक। तो ये हो गई बात। अब हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक्ट नहीं बोले तो बिल ज्यादा अच्छा है, लेकिन चूंकि एक्ट तो बन ही गया, तो वो तो बना है क्या, छत्तीसगढ़ बना है इससे। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक या अधिनियम 2000। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित 3 संभाग और 16 जिलों को वर्ष 2000 में भारतीय संविधान के, याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन, कौन सा था, 84 अमेंडमेंट करके नए राज्य का गठन किया गया। नए राज्य को छत्तीसगढ़ नाम दिया गया
और इसका क्षेत्रफल 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया। और इसका निर्माण मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्र को पृथक करके किया गया था। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% क्षेत्र छत्तीसगढ़ को चला गया। ठीक है, 36 तो 30 गया, 36 नहीं गया, ये ध्यान रखना। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल की बात करें 2000 की, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ, राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ, 25 अगस्त को प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाती है। और इस तरीके से 84वां संविधान संशोधन आपको पता है लागू कब होगा, तो 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ बना उसी समय लागू होगा, तो 1 नवंबर 2000 को लागू हो गया ये। और संशोधित किस में होगा, तो आर्टिकल 3 में संशोधित, याद रखिएगा 368 में नहीं है क्योंकि साधारण बहुमत से। 368 के अकॉर्डिंग तो दो ही प्रकार के संशोधन है, एक विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो ये आपको याद रखना है, संविधान का आर्टिकल 3 जो है किसी राज्य का गठन, नाम, सेवाओं, क्षेत्रों में परिवर्तन जो है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से पृथक भाग 30.47, पृथक संभाग 3, पृथक जिले 16, राज्य 36वां नहीं था, छत्तीसगढ़ 26वां, और 30% ले गया 36 वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के गठित होने के बाद अब क्या परिवर्तन आएगा, तो उस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 443,446 किलोमीटर था, तो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर से घटकर आज की डेट में कितना है, तो 308,252 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 308,252 वर्ग किलोमीटर रह गया। इस परिवर्तन से मध्य प्रदेश जो पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राज्य था वो राजस्थान के बाद अब दूसरे नंबर का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला या एरिया वाला राज्य बन गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या चूंकि 61 हो गई थी, कल हमने आपको कल परसों 61 हो गई थी, तो 61 से घटकर अब 16 जिले वापस कर दो, तो 16 जिले गए तो कितने बचे, 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे रह गए। और संभागों की संख्या 12 से अब 3 चले गए, तो 12 में से 3 घटाओगे तो 9 बच गए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात क्या है, पढ़ते समय ना क्वेश्चन कैसे गलत होता है। छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, अच्छा आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा ही नहीं, और कैसे मध्य प्रदेश में पूर्व में कुल कितने जिले थे, ध्यान ही नहीं देते हैं, आज के जिले पढ़ के लगा देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, सिंपल। ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 43 थे। और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो 45 जिले थे। समझ में आ रही ना, देखो याददाश्त का खेल तो है, आप चाहे मानो या नहीं मानो। शुरू में जब मध्य प्रदेश बना तो 43 जिले थे, फिर 16 जिलों का निर्माण हो गया, तो मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले हो गए, 61 हो गए। तो 43 के बाद 2 बने और फिर 16 बने थे, तो 45 प्लस 16 61 हो गए। तो अब छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ बना तो 16 चले गए, तो 61 में से जब 16 माइनस करोगे 61 में से तो 45 बचे। और आज की डेट में बात करें तो अब हमने 10 और बना लिए। तो आज की डेट में मध्य प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट हैं आज पढ़ाने तक। मुख्यमंत्री जी कल नया बना दें उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और 55वां जिला बन गया इस तरीके से। और 2023 में 3 जिले बने थे, तो 23 में 3, और ऐसे 2003 में भी 3, और 2008 में कितने जिले बने थे, और उसके बाद कब कब बने जिले, है ना मैटर। एक एक चीज पूछी गई है आपको, मतलब मध्य प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एमपी पीएससी नहीं, एमपी का कोई एग्जाम अगर आपको निकालना है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है प्रधानमंत्री बनने का, और मध्य प्रदेश पीएससी का रास्ता मध्य प्रदेश से ही जाता है। अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सब स्ट्रांग भी होगा ना, तब भी आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के लिए तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका मध्य प्रदेश अच्छा नहीं होगा।
इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए सभी बच्चों कि, क्योंकि आप अच्छे से सिलेबस एनालिसिस करेंगे, डिकोड करेंगे सिलेबस का, तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा सेक्शन है जो मध्य प्रदेश का, और प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि हाँ यार मध्य प्रदेश अगर हमने अच्छा कर लिया। और आपको लगता है जो 1 1.5 साल 2 साल में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उसका एक बड़ा कारण है मध्य प्रदेश। आप ढंग से सिलेबस को देखोगे, भारत के इतिहास को, जब हम 1 मिनट की यहाँ तक हो गया, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको, चलो मैं ऑन डॉक्यूमेंटेड दिखाऊं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए 1 से 2 मिनट में मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा, बट चूंकि क्या है उसको समझना आपके लिए बार बार जरूरी है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आप गौर करिएगा अच्छे से। ये है हमारा पेपर 1 मेंस का, जिसमें 5 यूनिट हैं पार्ट ए में। पहली यूनिट जो है हमारे प्राचीन और मध्यकालीन भारत की है, बहुत सीधे से लिखा है, और इसका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ये सब है। दूसरी यूनिट जो अभी हमने लास्ट कंप्लीट की, वो थी प्रागैतिहासिक यानी प्रीहिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड से लेके कच्छप घात वंश तक। मैंने आपको सारी पढ़ाई, कुछ भी एक भी वंश हमने आपका नहीं छोड़ा। एक यूनिट किसकी हो गई? एमपी हिस्ट्री की। यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3 में ये तो है हमारा मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिर ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जिसमें कृषक जनजाति विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, फिर इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण, मतलब इसमें आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ जाते हैं। डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन और इसके नेतृत्व करता, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी गांधी जी, करम दल, नरम दल, ये सारी बातें आ जाती हैं। आप अगर गौर करोगे तो ये पूरा हिस्सा आपके आधुनिक भारत का है, भारत के इतिहास का, जो कि बड़ा हिस्सा है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन कम नहीं है। अब 1757 में प्लासी के युद्ध से जहां शुरू होंगे तो 1950 तक आपको आना है, यानी हम सीधे सीधे बात करें बहुत मोटा मोटा तो 200 साल। ठीक है, अब हम आए इसमें मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन। हमने आपको कितने लेक्चर लिए? 3। इसका वेटेज और इसका वेटेज, अगर ये 30 नंबर की पूरी यूनिट है तो इसका वेटेज आपको पता है कितना है? मेरे हिसाब से कम 15, इससे ज्यादा भी हो सकता है किसी विशेष ईयर में। तो अब एक यूनिट 30 नंबर की आपकी मध्य प्रदेश की ये हो गई, और 15 नंबर में आपका ये हो गया, तो कितने नंबर हो गए? 45। अब देखो इसमें, इस एक क्वेश्चन को छोड़ दो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की घटनाएं। राज्य पुनर्गठन ऑलरेडी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का गठन ऑलरेडी मध्य प्रदेश। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, उसमें स्पष्ट लिख दिया उसने मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, मतलब हमें भारत की सांस्कृतिक विरासत से मतलब नहीं है, हमें मध्य प्रदेश के कल्चर हेरिटेज से मतलब है। प्राचीन आधुनिक काल, विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल, इसमें ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो ये कितने नंबर का, हम अगर चलो 30 में से एक आध क्वेश्चन हम गणतंत्र के रूप में भारत के उदय का मान लें, तो 25 तो है ही एमपी हिस्ट्री। ठीक है, तो अब कितना हो गया था? 30 + 15, 30 + 15, 45 और 25, कितना हो गया? 70। और ये विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश, तो कितना हो गया? 70 और 30, 100। ये मैं बता रहा हूं इनने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अब जो आता है हम उसके अकॉर्डिंग बात करें ना, तो आप सोचोगे यार मुश्किल से 40 नंबर का, 45 नंबर का क्या आता है आपका? इंडियन हिस्ट्री आती है, और 105 नंबर का 100 से, देखो वो थोड़ा वेरी तो करता है,
तो मिनिमम टू मिनिमम 100 नंबर की क्या एमपी हिस्ट्री। अच्छा, अब सिलेबस वाइज थोड़ा एनालिसिस करो तो इंडियन हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, उस रेशो में एमपी हिस्ट्री 1/3 भी नहीं होगी जब हम बहुत खींचतान के पढ़ेंगे तो। मतलब जिसका वेटेज जस्ट डबल 50 और 100, मतलब जो 50 नंबर का सेक्शन है और जो 100 नंबर का सेक्शन है, अगर हम उसके सिलेबस को देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो 100 नंबर का सेक्शन है वो 1/3 है 50 नंबर के सेक्शन का। अब उस पे भी बच्चा क्या करता है, भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में ऐसा डूबा मरा जाता है कि सिंधु घाटी तक आते आते उसके अवशेष प्राप्त हो नहीं पाते हैं, और वो मध्य प्रदेश के इतिहास को कभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता ही नहीं है, और इसकी वजह से उसका फर्स्ट पेपर जो है वो बिगड़ जाता है। और बड़ी एक और पेंच वाली बात बताता हूँ, इंडियन हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, आप चाहे कुछ कर लो, हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, आपसे बनेंगे नहीं। तो मतलब उस 50 में से भी 6-8 नंबर का बनना नहीं है, तो वो और 40 पे रह गया। मतलब 40 के लिए हमने खूब मेहनत की और 100 के लिए हमने कम मेहनत की, तो इसे बोलते हैं अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना। ऐसे बच्चे यूजली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और हो भी जाते हैं तो वो हायर पोस्ट पे तो नहीं जा सकते, ये एकदम नपा तुला फैक्ट है। ये चीज आपके प्रीलिम्स में भी लागू होती है। आप अगर प्रीलिम्स का सिलेबस गया, बोलते ना तेल लेने, आप सीधी व्यवहारिक बात करोगे, अगर आपको प्री निकालनी है और आपका अगर एमपी वाला सेक्शन अच्छा नहीं है तो आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही जोर लगा लो। मिनिमम टू मिनिमम मरी सी मरी हालत में 30 नंबर का, मतलब 30 क्वेश्चन का नंबर तो 60 हो जाते हैं, मिनिमम 30% सेक्शन एमपी आता है। और अगर आपने उसमें कम से कम 98%, मतलब 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए 30 में से, सिलेक्शन आपके यहाँ है, या फिर आप भाग्य से वहां ज्यादा सही कर लें किसी तरीके से, तो एक अलग बात है। तो ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल रखिए कि स्ट्रेटजी आपको अगर क्लियर होगी, चाहे फिर वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आप पार पा लेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम में उलझ जाएंगे। तो समझ में आ गई होगी कि हम इन पे ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे सेक्शन होने के साथ में एग्जाम में बहुत टफ नहीं आते हैं, बन जाती हैं यूजली चीजें। ठीक है, तो ये क्लियर है, मतलब हमें 100 नंबर पे मध्य प्रदेश है मीन्स में, तो 100 नंबर बहुत होते हैं, 150 में से 100 ही होते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, 100 भी ले आओ तो सेलेक्ट हो जाओ हिस्ट्री में, तो मतलब सही बात तो यही है, क्योंकि 100 नंबर 150 में से होते कितने हैं, 2/3 मार्क्स है ना, 66% के, 67% के आसपास के मार्क्स हैं, 65% तो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है बच्चा। बात समझ में आ गई होगी, अब समझाने की जरूरत नहीं है, आगे चले। तो अब हम अपनी विरासत पर वापस आते हैं। क्या छोड़ नहीं देना है, ये गलती नहीं करना है। छोड़ोगे कि पूरे नंबर थोड़ी मिलते हैं 100 में से, तो ये क्यों भूल जाते हो बार बार। उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ो, समझो बात को कि वास्तव में क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब देखो यार, ऐसा नहीं मैं आज कोई पहली बार ये चीज बोल रहा हूं, मैं हर साल हर बच्चे को हर क्लास में हर 10-15 दिन में ये बात बोलता हूं, आपकी रणनीति ज्यादा मैटर करती है, आप ज्यादा पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं, इससे ज्यादा रणनीति अच्छी होने के बाद ज्यादा पढ़ेंगे तो सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे, अदरवाइज आप पढ़ेंगे ज्यादा और करेंगे बहुत कम। तो इस बात को आप दिमाग में बसा लेंगे तो आपको फायदा होगा। और देखिए, आपको मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मेंस होने वाला है 2025 का, जब भी हो 1-2 महीने बाद कभी भी होगा, तो आप देखिए उसको, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को एनालिसिस करिए उसमें, तो आप देखेंगे कि हाँ यार सही बोल रहे हैं सर, जैसे एक 24 का मीन्स हो चुका है, उस पे देखिए कि हाँ वास्तव में इतना सेक्शन आ भी रहा है या सर ऐसे ही बोल रहे हैं। भाई करो ना, उसे क्या दिक्कत है, यही तो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू मान लो थोड़ी देर के लिए से, कि न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं हम, न्यायिक समीक्षा। तो उसको उस पॉइंट पे देखो और एकदम ट्रांसपेरेंट नजर से, एकदम सटीक नजरों से आप देखोगे तो
और मैं ऐसा नहीं, ये तो नया सिलेबस है, पुराने सिलेबस में भी एमपी का वेटेज होता था। और मैं बड़ी बात बताऊं, अगर एक इंडियन हिस्ट्री और एक एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर अथवा में भी है, और अगर आप एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छे से करते हो, तो भी आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ये है धरतीपुत्र अवधारणा। और बहुत सारे लोगों को हम इंटरव्यू के पहले ये चीज जब मेंस लिखता है बच्चा, तो बताते हैं कि इस चीज का आप ध्यान रखिए। हाँ, आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन तो बात एक अलग है, फिर तो आप लिखो इंडिया का। लेकिन आप इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी में एमपी लिखेंगे, इंडियन हिस्ट्री और एमपी हिस्ट्री में एमपी का लिखेंगे, इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी में एमपी का लिखेंगे, तो आपके पास स्कोप है अच्छे मार्क्स लेने का। और देखो, व्यवहारवादी विचारधारा समझ लो। आपके जो लोग जिनसे आप कोचिंग में भले बात नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको दिल्ली में दिख जाएं ये लोग, आपको ऐसा लगता है मेरा बरसों का जन्मा हुआ भाई मिल गया हो। आप इतने प्यार से इतने अच्छे से, और बैठो यार और क्या खाओगे और ऐसा और वैसा। एग्जामिनर भी तो इसी प्रवृत्ति का, वो भी तो मानव है ना। यार ये बच्चा मध्य प्रदेश का ही लग रहा है, इसने एमपी को बहुत ध्यान में रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी भावनाएं किस तरफ जुड़ गई, ठीक है, कैसी हो गई, इमोशनल वाली। और इमोशनल हो गई तो इमोशनल इंटेलिजेंस करेगा वो अपना। तो ये चीजें काम करती हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा कौन सा, तो राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि किस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो अब हम आ जाते हैं कला एवं संस्कृति पर। ये आपका मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ से प्रीलिम्स में भी खूब क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये मजेदार सेक्शन है, अब आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सारे तरीके से इसे पढ़ा सकता हूँ। तो लोड मतलब ये कि आप, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, हम प्राचीन भारत के स्थापत्य में, हमें तो साहब हम तो सांची के स्तूप लिखेंगे, आप क्यों बोल रहे हो कि आप, ठीक है, बाग की गुफाएं लिखो, तो भैया तुम सांची के स्तूप लिख देना, तुम भरोत स्तूप लिख देना। भाई प्राचीन कालीन स्थापत्य वो भी हैं, और अगर आप बाग की गुफाओं की बात करोगे, उदयगिरी की गुफाओं की बात करोगे, तो वो भी प्राचीन कालीन है। तो यहाँ आपके पास चॉइस हो सकती है, और हम कहेंगे दोनों लिख दो, कि भाई 2-3 गुफाएं लिख दो, 2-3 स्तूप लिख दो, और अच्छा आंसर हो सकता है आपका। तो अब आपके पास चॉइस रहेगी, क्योंकि डेटा बहुत होता है हमारे पास, लेकिन जगह नहीं होने के कारण हमने कोशिश की है कि बस वही 1-2 पेज में ही मैक्सिमम आंसर को कवर करें, जिससे कि आप उतना पढ़ें और वो लिख ले जा पाए, बार बार रिवाइज करें तो। ठीक, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, ठीक है, तो मेजर फेस्टिवल्स या समारोह की हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों, कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के समारोहों का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य क्या है, संस्कृति एवं कला के संवर्धन के साथ मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य इसमें निहित है। तो क्या हो रहा है, तो हमारी जो संस्कृति और कला है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं, और साथ साथ में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने की इस तरीके की कल्चर हमारी हुआ करती थी, जिससे हमारी नई पीढ़ियां जो है, आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में जान सकें। ठीक है, इस उद्देश्य से थी। आप ये सब नहीं भी लिखोगे ना, तो इससे कोई फर्क आपके उत्तर पे, नंबर पे नहीं पड़ने वाला। सीधा पूछा समारोह, आप सीधे डालो, धड़ाधड़ लिख दो। मुद्दा सीधा है कि आप समारोह के नाम लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, कहाँ होता है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे 2 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंदर का, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जैसे कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कब से शुरू हुआ, 58 से शुरू हुआ। ठीक है, संगीत नृत्य कला साहित्य से संबंधित है, तो संगीत से, नृत्य से, कला से और साहित्य से संबंधित ये पर्व है। फिर तानसेन, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है, ग्वालियर में मनाया जाता है 1980 से। अब तानसेन कौन थे, तो रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। रीवा के राजा कौन थे जिनके दरबार में ये शुरू में रहा करते थे, तो रामचंद्र देव। ठीक है, तो राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे, बाद में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया था, और इनको अपने 9 ज्वेल्स या नवरत्नों में शामिल किया था। ये जितनी बातें मैंने बोली सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। इनका जन्म बेसिकली ग्वालियर जिले की एक जगह है बेहट, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम
मकरंद पांडे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब सब चीजें चूंकि पूछी गई हैं तो आपको ध्यान रखना है। एक हम किसकी बात कर रहे हैं, तानसेन। तो तानसेन जो है इनका वास्तविक नाम क्या है, रामतनु पांडे। ठीक है, इनके पिता कौन है, मकरंद पांडे। अच्छा, इनके पिताजी का नाम भी पूछ लिया गया। ठीक, शुरू में कहाँ थे रामतनु पांडे जी, तो रामचंद्र देव के दरबार में थे। ठीक है, ये रीवा के शासक थे, बघेल शासक, इनके दरबार में थे। फिर यहां से ये कहाँ आ गए, अकबर के दरबार में आ गए थे। अकबर के नवरत्नों में इन्हें शामिल किया गया था। तानसेन जो थे इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और अगर हम बोलें तो यहां समझिए थोड़ा सा और, एक थे तानसेन और एक थे इनके गुरु भाई बैजू बावरा। कौन थे, बैजू बावरा थे। इन दोनों, अब निश्चित रूप से गुरु भाई तो तभी हुए जब आपका गुरु कॉमन हो। तो इनके इनिशियल गुरु तानसेन के कौन थे, गलत है। ठीक है, तो स्वामी हरिदास जो थे इनके प्रारंभिक गुरु थे तानसेन के, तभी हुए ना गुरु भाई। एक गुरु के दो चेले, जैसे आप सब गुरु भाई हो। ठीक है, तो तानसेन कहाँ चले गए बाद में, अकबर के पास। एक्चुअल में ये शुरू में कौन थे, पांडे जी थे ना, ये तो रामतनु पांडे। ठीक है, अब अकबर के पास इनका नाम तानसेन। फिर इन्होंने, तानसेन ने किससे शिक्षा ली, और मोहम्मद गौस से। तो दूसरे गुरु के रूप में आप मोहम्मद गौस को देखते हैं। और तानसेन और मोहम्मद गौस दोनों का टॉम्ब या मकबरा कहाँ है, बिल्कुल बगल बगल में है। गुरुजी और चेला का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा ग्वालियर के हजीरा में स्थित है। इमली का पेड़ लगा हुआ है बढ़िया, ऐसा माना जाता है इस इमली के पत्ते खाने से गला बहुत अच्छा हो जाता है। मैं जा रहा हूँ अपना गला खाने के लिए इमली के पत्ते। ठीक है, बहुत बंद हो रहा है। मोहम्मद गौस का मकबरा, अरे गुरु का ही मकबरा बड़ा होगा, चेले का कहाँ से हो पाएगा। मकबरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लार्जेस्ट टॉम्ब ऑफ मध्य प्रदेश, गौस मोहम्मद या मोहम्मद गौस का टॉम्ब। ठीक है, ये क्लियर हो गई होगी बात। बैजू बावरा की जो समाधि स्थल है वो चंदेरी में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो बेसिकली ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस में तानसेन नाम रख लिया इन्होंने, और उसके कारण इनका टॉम्ब या मकबरा बनवाया गया। और चूंकि ये तो विशुद्ध रूप से हिंदूवादी प्रवृत्ति को मानेंगे, तो इनका समाधि स्थल होगा, और कहाँ होगा, चंदेरी। चंदेरी कहाँ है, पहले गुना में और वर्तमान में अशोकनगर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक मिनट, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा और। तानसेन का जन्म, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। बेहट, और बेहट कहाँ है, बेसिकली ग्वालियर में ही आती है, लेकिन स्पेसिफाई पता चले ग्वालियर ना दे के बेहट दे दिया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बेहट में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता मकरंद पांडे हैं। अब ले लो आप। ठीक है, तो ये सब क्लियर। और बड़ी अच्छी बात ये है कि बेटा जितनी बातें बोर्ड पर लिखी हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो हर एक जगह से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर आप पिछले 20 सालों के पेपर देखेंगे तो, नहीं देखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये हुए हमारे तानसेन। ठीक, फिर आ जाते हैं अलाउद्दीन समारोह। तो मैयर
सतना में अलाउद्दीन समारोह जो है 1976 से नृत्य और संगीत समारोह है। मुख्य आकर्षण यहाँ का मैयर बैंड जो है ये होता है। अब समझना, अब मैयर क्या बन गया? अरे मैयर जिला बन गया बाबा। तो अब कहाँ होगा? सतना में नहीं होगा अब ये। तो उस समय सतना में शुरू हुआ था ये समारोह। आज वर्तमान में अब कहाँ होगा ये? तो मैयर में ही होगा, क्योंकि मैयर खुद में ही अब जिला बन गया। तो आपसे कभी, अच्छा जल्दी जल्दी में सतना लग जाएगा, अभी भी लोगों से दिमाग जिनकी बत्ती नहीं जलेगी, किताबों में अभी जली नहीं है ज्यादातर जगह, तो थोड़ा बत्ती जला के रखना, नहीं तो पता चले। अच्छा इस क्वेश्चन पे रो दोगे आप अगर गलत कराए तो, आपको लगेगा सपने में आएगा ये बैंड बजेगा, आपको बैंड बजाएगा, तो थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद खजुराहो नृत्य समारोह है बेटा, ये भी 1976 से स्टार्ट हुआ, खजुराहो छतरपुर जिले में है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी पे 2024 में जो है वो आयोजन किया गया था। और खजुराहो, आपको पता है कि खजुराहो अपने मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। इनमें दो चार मंदिरों के नाम बता दो, तब तक मैं पानी पी लूंगा, बताओ जल्दी से। कंदरिया महादेव किसने बनवाया? हाँ जी ठीक है। किसने? ठीक है, और दो तो सही है आपके। एक है आपका कंदरिया, याद रखना ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का, सबसे विस्तृत है, बृहद है, और इसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक्चुअली शामिल किया गया था। आप इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बेसिक अगर आपसे कभी ऐसे पूछ ले किसको शामिल किया गया, वहां चतुर्भुज और खजुराहो का चंदरिया कंदरिया महादेव दोनों हो, तो आंसर कंदरिया महादेव। चलो, ये तो हुई कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किसने? विद्याधर ने, जो चंदेल शासक थे जिन्होंने किसकी हत्या करवाई थी? राज्यपाल की। महमूद गजनवी से डर के भाग गए थे। चलो, किससे करवाई थी? अर्जुन कौन थे? कच्छप घात वंश के, लेकिन कौन सी शाखा के थे? तीन शाखाएं मैं बता देता हूं, धूपकुंड, नरवर, और एक आपकी ग्वालियर। चलो ठीक है, बढ़िया, धूपकुंड शाखा के थे तो खजुराहो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राजा धंगदेव जो थे, जिन्होंने जल समाधि ली थी प्रयाग में, उन्होंने जिननाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर जो है इनका निर्माण कराया था। चलो, अच्छा वो आपको चतुर्भुज मंदिर, यशोवर्मन, इसी को लक्ष्मण मंदिर भी बोलते हैं। अरे चतुर्भुज चार भुजाओं वाले विष्णु जी। यहाँ आप एक चीज और ध्यान रखना, अलाउद्दीन खां मैहर से हैं और उस्ताद अमीर खां, देखो ऐसे समझो, मध्य प्रदेश की मुंबई। अरे मिनी बॉम्बे किसे कहा जाता है? इंदौर को, पैसा होगा तभी बॉम्बे है, समझ में आ रहा है? तो अमीर जो होंगे वो इंदौर में ही होंगे। अच्छा, ये अलाउद्दीन और अमीर खां एकदम मिक्स हो जाते हैं लोगों के, अमीर मैहर में नहीं हो सकते आप, ठीक है? समझ में आ रही ना? अमीर कहाँ होंगे? अमीर इंदौर में होंगे। तो उस्ताद अमीर खान, देखो याद बताएं मैं आपको, मेंस में या प्रीलिम्स में ना ऐसी बातें एकदम स्टिक करती हैं एग्जाम में। हाँ सर ने कुछ अमीर का तो बोला था, इंदौर में ही पैसे वाले होते हैं, मिनी बॉम्बे वही है। तो अमीर खान को इंदौर रखना, अमीर खान मैहर नहीं भेज देना, नहीं तो बैंड बज जाएगी। समझ में आ रही है ना? तो सुप्रसिद्ध सितार वादक थे अमीर खान, याद रखना, सितार बजाते थे ये, इनकी स्मृति में इंदौर में उस्ताद अमीर खान समारोह, देश के प्रमुख सांस्कृतिक और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हस्तियां इसमें आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप सुभद्रा कुमारी चौहान आप जानते हैं कि जबलपुर से थी, 1982 में स्टार्ट हुआ है। देश के साहित्यकार और कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। और दुर्लभ वाद विनोद जो समारोह है ये भोपाल में, अब दुर्लभ तो भोपाली वाले होंगे, ठीक है। तो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के वाद्य यंत्र इनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, चूंकि हमें सिर्फ मीन्स के हिसाब से पढ़ना था इसलिए हमने उतना ही बताया जितना हमें लिखना है। अगर मैं प्रीलिम्स पढ़ाता तो और 10 समारोह इसमें पढ़ाता मैं आपको,
तो अभी इसकी नीड नहीं है, तो हमें जरूरत भी नहीं है, और आते एक्चुअली इन्हीं में से हैं ज्यादातर टाइम में। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नाम बताओ जरा कौन कौन से पढ़े हमने। तानसेन समारोह, कालिदास समारोह, अलाउद्दीन समारोह, अमीर खां समारोह, खजुराहो, और सुभद्रा कुमारी चौहान, और दुर्लभ बाद विनोद। सात ही पढ़ाए थे। चलो, अब मध्य प्रदेश के मेले, हम दुनिया भर के मेले पढ़ाएंगे, लेकिन जब प्री के लिए मेले पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ ऐसी बात करेंगे ये मेला यहाँ लगता है। जैसे पूछते हैं गधों का मेला कहाँ लगता है, नहीं, नहीं पूछा गया है गधों का मेला, होशियारों का मेला नहीं। कहाँ लगता है गधों का मेला भैया? लाइव क्लास वालों कुछ तो बोल दिया करो। चलो सोच लो तब तक। मेले, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। तो मेले हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, जो ना केवल हमारी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है, बल्कि हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ठीक है। सबसे पहले सिंहस्थ, हम सब जानते हैं कि सिंहस्थ अगला कहाँ होने वाला है, 2000, कब होगा, 28 में। अच्छा ध्यान रखना इस बात को, मतलब कब हुआ था, तो 12 साल घटा दो, यानी कब, 2016 में हुआ था। अब 2028 में होगा अगला सिंहस्थ। आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन मेंस में डालने के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों ईयर बतानी चाहिए कि लास्ट सिंहस्थ 2016 में हुआ था, और अगला सिंहस्थ का आयोजन, सिंहस्थ मेले का आयोजन 2028 में उज्जैन में किया जाएगा। क्षिप्रा नदी के तट पर है, सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह होता है। इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं सिंहस्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर होता है। फिर है महामृत्युंजय मेला, जो कि रीवा में लगता है बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर, 5 दिनों तक चलता है। जल बिहारी आपके प्री में पूछा जा चुका है, तो जल बरसेगा तो छाता ले लेना। खजूर जैसे क्या था, खजूर के पेड़ जैसा था खजुराहो, तो कहाँ था, खजूर छाते जैसा। अब जल बरसाओ तो क्या चाहिए, छाता चाहिए, तो जल बिहारी। अच्छा इतने में भी सही कराए थे बच्चे कि इतने में, हाँ जल बरसाता सर छाता मंगा रहे थे, तो छतरपुर में है जल बिहारी मेला, 10 दिनों के लिए लगता है। हीरा भूमिया ग्वालियर जिले में दशहरे से दीपावली तक, हीरा भूमिया संत थे, उनकी स्मृति में अगस्त सितंबर माह में ये लगता है। तेजाजी गुना में, अच्छा तेजाजी ग्वालियर में भी हैं और आपके मुरैना में भी हैं, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है। जोगेश्वरी देवी, ये भी पूछा गया है बेटा, तो जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में, तो माता मैया को हम चंदेरी की साड़ी चढ़ाएंगे। तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ, चंदेरी में। ठीक है। चैत्र माह में होता है। मेले में वस्त्र, बर्तन, पशु आदि का क्रय होता है। मानधाता आप समझ ही सकते हो कि खंड, आपका खंडवा, तो खंडवा जिले में मानधाता नामक पवित्र स्थल है। संत सिंगाजी मेला खंडवा में लगता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। नागाजी, तो नागाजी का मेला ओरछा मुरैना में लगता है। शहाबुद्दीन औलिया ये भी पूछा गया है बेटा, शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स है वो नीमच में होता है, 4 दिन के लिए फरवरी में लगता है। इसके अलावा ये शिवरात्रि मेला, कालू जी महाराज का मेला, गधों का मेला, जो आपको अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं। इनमें से जो एग्जाम में पूछे गए प्रीलिम्स में, एक आपका शहाबुद्दीन औलिया नीमच, संत सिंगाजी खंडवा, मानधाता खंडवा कोई नहीं बोलेगा, जोगेश्वरी देवी चंदेरी, ठीक है, जल बिहारी छतरपुर, ये याद रखना। सिंहस्थ तो मतलब गलत करने, अगर ये गलत कर दो फिर पीएससी करने का कोई मतलब अब नहीं बचता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये गलत कर दिया तो अब इसके बाद फिर आपका भगवान ही मालिक है। वैसे तो भगवान हर बात में मालिक हैं, लेकिन फिर एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता। प्रमुख पर्व और उत्सव, तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न राज्य, प्राचीन काल में अनेक उत्सव और पर्व मनाते जा रहे हैं। वर्तमान में हम बात कर लेते हैं, जैसे गोवर्धन पूजा अब आएगी। आपको पता है कि दीपावली, तो दीपावली के दिन क्या करते हैं, दीपावली के अगले दिन देखो याद रखना दौज होती है, उसके दूसरे दिन जाके क्या होती है, गोवर्धन पूजा होती है। दीपावली के अगले दिन दौज होती है ना, ठीक है। तो दूसरे दिन आपको ये ध्यान रखना है, महिलाएं गोबर की सहायता से पर्वत की आकृति बनाती हैं। गोवर्धन में किन की बनाई जाती है पिक्चर,
कृष्ण भगवान की, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। कार्तिक माह में भाई दूज के दिन, ठीक है ना। भगौरिया पर्व, भील, भगौरिया भील, और भील कहाँ, तो झाबुआ में मनाया जाता है होली के अवसर पर, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। संजा, संजा मालवा में अविवाहित युवतियों का उत्सव है। लड़कियां पितृपक्ष में प्रतिदिन दीवार पर गोबर और फूल पत्ती से नई आकृतियां बनाती हैं। संजा ऐसा नहीं है कि आपका बुंदेलखंड में भी नहीं होता, वहां भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मालवा में। घड़लिया पर्व मालवा में, ठीक है, वही कन्याओं के द्वारा होता है। क्या करती हैं, समूह में घड़िया लेकर, छोटा सा मटका लेकर घर घर जाती हैं, गीत गाती हैं। ये बुंदेलखंड में भी होता है, लेकिन नाम इसको ये नहीं देते वो। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले क्या बोलते हैं, झिंझिया मांगने गई थी। झिंझिया सुनी है? नहीं। झिंझिया क्या होती है कि एक छोटा सा मटका होता है, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, और उनमें अंदर दीपक रखती हैं, फिर उसे घुमाती हैं। और लड़कियां जब आती हैं तो घर वालों को क्या करना होता है, आपको गेहूं पैसे जो भी देने हो। एक टेसू भी होता है। टेसू वाला लड़का बहुत चंट होता है ये। लड़कियां तो थोड़ा बहुत कुछ भी दे दो तो मान भी जाती हैं। टेसू मतलब, टेसू को ऐसे बोला जाता है, कहावत है, टेसू ले के टरे। ले के टरे मतलब ये लेके ही जाएगा टेसू लड़का। वो थोड़ा जट टाइप का जो लड़का होता है वो भी लेके जाता है। अगर हम मालवा में बात करें तो इसे घड़लिया कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड में किस रूप में मना रहे हैं, झिझिया। क्या, झिंझिया। अरे अभी दीपावली पे देख लेना जाके एक आध जगह। सुहारा पर्व बुंदेलखंड में है। कन्याएं दीवार पर मिट्टी का चौक बनाती हैं, चौक और दैत्य की अलंकृत प्रतिमा होती है। नवान्न पर्व बुंदेलखंड में है। फसल पकने पे दीपावली के 11वें दिन पर्व मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व गोंड और कोरकू आदिवासियों के द्वारा मेघनाथ, ठीक है, मनाया जाता है। काकसार पर्व अभुज माड़िया के द्वारा। और लारू काज, ये पूछा गया है कि लारू काज किसका है, तो गोंडों का है, ठीक है। और मड़ई गोंड जनजाति द्वारा सतपुड़ा क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उत्सव हैं, गणगौर है, आखा तीज है, सरोल है, रसनबा है, और आज क्या है, हलछठ है। हरछठ है ना आज। अच्छा, कितने लोग जानते हैं हरछठ क्या होती है, बताओ। क्या, किसको? हलछठ जो है ना बेटा, ये हल, हल कौन चलाते हैं, किसान। और वैसे हल और कौन है, कौन से देवता हैं, बोलो। हाँ बिल्कुल बलराम, सही बोल रहे हो। तो इन्हीं सबकी स्मृति में मनाई जाती है हलछठ। और आज के दिन जो महिलाएं हलछठ का व्रत रखती हैं ना, वो जमीन में हल चलाकर जो वस्तुएं उगती हैं उनका सेवन नहीं करती हैं। तो आज वो दूध पिएंगी लेकिन क्या नहीं खाएंगी, गेहूं नहीं खाएंगी। अब जो कुछ जमीन में उग रहा है वो नहीं खाएंगी। अब कई लोग तो मतलब जैसे स्मार्ट सिटी वाले जो लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो बोलती हैं अपने घर के जो गार्डन बनाया है उसी में लगा लो, इसमें थोड़ी खेत में उगा है, उसे हम खा लेंगे। अरे यार, मध्यम मार्ग है ना ये, तो खा लिया और आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। क्या बात कर रहे हैं पर्व और उत्सव की, तो गोवर्धन पूजा, भगौरिया, संजा, घड़लिया, सुहारा, नवान्न, मेघनाथ, काकसार, लारूकाज, मड़ई, और इसके अलावा आखातीज, सरहुल, रसनबा। और आप ट्राइबल वाले जितने पढ़ेंगे जैसे जनजातियां, तो वो सब आप डाल सकते हैं, क्योंकि हैं तो वो सब मध्य प्रदेश के ही। तो आपको जो पता है आप उन्हें डाल सकते हैं। अब हम आते हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है। मालवा की पेंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं, तो मालवा चित्रकला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये आपके 2017 में क्वेश्चन आया था, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला को भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से मध्य भारतीय चित्रकला भी कहते हैं, क्योंकि मध्य भारत की ये विशेषताएं क्या है। सबसे पहली चीज तो मालवा पे ना, आप देखो मालवा की लोकेशन देखोगे तो इस पे प्रभाव किसका दिखाई देगा आपको, मालवा पे राजस्थान से कनेक्ट होती है। तो मालवा की जो लोक चित्रकला है, राजस्थानी शैली का प्रभाव इस पे दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र दोनों में पाई जाएगी। मालवा लोक चित्रकला में जीवन की मधुरता और सौंदर्यता को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मालवा लोक चित्रकला में दो प्रकार की परंपराएं, एक पारंपरिक चित्र और एक होते हैं व्यवसायिक। तो पारंपरिक चित्र जो होते हैं ना, गोबर, फूल पत्ती, रंगोली, सब नाही आदि से बनाए जाते हैं।
लड़कियां जो होती है ना, एक दीवार पे बना लिया, गोबर से कुछ कुछ बना दिया, फूल पत्तियां लगा दी, ये सब दीपावली के टाइम पे आप देखोगे कि ये सब खूब मिलेंगे आपको। व्यावसायिक चित्र में मांडना, चितेरे आदि ये सब बनाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पारंपरिक चित्र के अंतर्गत त्योहारों और विशेष अवसरों पे बनाए जाने वाले चित्र होते हैं, ये जो आपके पारंपरिक है ना, जैसे नाग का चित्र बना दिया, कृष्ण जन्म भूमि, मतलब अभी जैसे क्या आने वाली है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो कृष्ण जी का बना दिया। दशहरे का भूमि चित्र बना देते हैं, गाय माता का मिथकीय चित्र बना देती हैं, तो ये बनाती हैं। व्यवसायिक में बात करें तो सामाजिक सौंदर्य बोध को चित्रित किया जाता है, चित्र चितैरे जाति के लोग बनाते हैं। प्रमुख आकर्षक गुण क्या होते हैं? समतल आकृतियां होती हैं, काली होती हैं, कत्थई होती हैं, भूमि, तो भूरी मतलब ब्राउन पृष्ठभूमि जो है वो लिए हुई होती है, और यहाँ पे ठोस रंग खंडों पर उभरती हैं, मतलब आपके सॉलिड कलर्स जो है वो उभरे हुए दिखाई देंगे, जबकि आप पारंपरिक में नहीं देख रहे थे। ये गोबर लिया, फूल पत्तियां लगाया, बना दिया। ठीक है, तो व्यवसायिक बन रहा है ना। तो इस प्रकार मालवा चित्रकला जीवन के तरीके, आध्यात्मिकता और परंपराओं का जीवंत वर्णन जो है वो प्रस्तुत करती है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, तो मालवा चित्रकला जो है इसका भौगोलिक विस्तार मालवा क्षेत्र में है। इसे मध्य भारतीय चित्रकला भी कहा जाता है। विशेषताएं, तो राजस्थानी शैली का प्रभाव है, तो राजस्थान की जो स्टाइल है उसका प्रभाव दिखाई देता है। विस्तार देखें तो मालवा तो है ही, थोड़ा बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे अच्छे से समझना है इस चीज को। ये घड़लिया जो है ये लड़कियां हैं, बना रही हैं। ठीक है, अब यही घड़लिया क्या बन गया, छत्तीस सॉरी बुंदेलखंड में झिंझिया बन गया, एक जैसे ही काम कर रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा बहुत वहां भी मिलेगा। अब क्या हो रहा है, जीवन की मधुरता सौंदर्यता को बता रहे हैं। दो तरीके के हैं, पारंपरिक और व्यावसायिक। ये ट्रेडिशनल हैं, प्रोफेशनल हैं। ट्रेडिशनल में आप क्या देख रहे हैं कि भाई चित्र, नाग का चित्र बना दिया, कृष्ण का चित्र बना दिया, ठीक है, दशहरा और इन सब का बना दिया। व्यावसायिक में क्या होगा, व्यवसायिक है तो चित्र चितेरे ये पूछा जाता है। ठीक है, समतल आकृतियां, काली, कत्थई, भूरी पृष्ठभूमि, ठोस रंग खंडों की आकृति जो है यहाँ पर मिलती है। तो चित्रकला जीवन के तरीके, ठीक है, इसके अलावा आध्यात्मिकता और परंपराओं का जीवंत वर्णन जो है यहाँ पर किया जाता है। एक और क्वेश्चन जो 2019 में है, मालवा उत्सव। ठीक है, तो शासन द्वारा मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर, आप देखोगे ना तो इंट्रोडक्शन सबका सेम है, कोई भी उत्सव हो सांस्कृतिक धरोहर का ही संरक्षण है, पर संवर्धन के लिए कई प्रकार के उत्सव और पर्वों का आयोजन किया जाता है, उनमें मालवा उत्सव भी एक है। और बोलें तो मध्य प्रदेश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने तथा भविष्य की पीढ़ी को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए मालवा उत्सव, अगर आ जाए बुंदेलखंड उत्सव तो भी, अरे कोई भी उत्सव हो, खजुराहो महोत्सव तो भी, भाई बस जगह बदल देना, बनाएंगे तो यही चीज माल। अब हाँ ये नहीं, लेकिन 7 दिवसीय बना दो उसी की तरह, तो बाकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बदलेगा। तो मालवा उत्सव 7 दिवसीय समारोह है। मालवा की संस्कृति और कला परंपरा का अन्य भारतीय संस्कृति और लोक परंपरा में मालवी समन्वय स्थापित करता है। मालवी शैली के नृत्य भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम, तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है 1991 से। बारी बारी से प्रत्येक वर्ष मांडू, इंदौर और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो मांडू में भी होता है मालवा उत्सव। अच्छा, कई बार आपको कंफ्यूजन होता है यार इंदौर में मनाया गया, कभी मांडू में, कभी उज्जैन में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे एक बार मांडू में हो गया, फिर इंदौर में हो गया, फिर उज्जैन में हो गया, फिर मांडू में जाएगा। ठीक है, तो आयोजित किया जाता है 2021 में इसे इंदौर में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी, तो ओरछा के राम राजा महल पर आधारित थी। मालवा उत्सव में विश्व के विभिन्न भागों के कलाकारों द्वारा कला, संगीत, नृत्य, नाटक और संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान सांस्कृतिक एकीकरण देखा जाता है। नृत्य संगीत का प्रदर्शन इस उत्सव में महत्वपूर्ण है। भारत में नृत्य की भावना के उत्साह से परिपूर्ण यह उत्सव विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आप इसी चीज को खजुराहो महोत्सव पे भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। क्या बदलेगा, ये हटा देना, ये हटा देना। खजुराहो महोत्सव तो बारी बारी से होता नहीं है, तो हर साल खजुराहो में मनाया जाता है। ठीक है, 1976 से शुरू किया गया था। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। संगीत समारोह होता है, नृत्य होता है,
तो ये सारी चीजें मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा अब क्या करना है ना, कॉमन क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं कि हाँ 80% चीजें जो कॉमन रहेंगी कला संस्कृति की उनको दिमाग में बिठाना है कि बस हमें लोकेशन बदलनी है और कोई स्पेसिफिकेशन अगर हम बदल दें तो बाकी आंसर को हम उसके आधार पर लिख ले जा सकें। ठीक है, तो ये हो गया। प्रमुख परिषदों की बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो बेटा मध्य प्रदेश में, चलो परिषदें बाद में पढ़ाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ज्यादा हो जाता है नहीं तो। हाँ, जो मैंने कहा था एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में वास्तुकला, आर्किटेक्चर एंड मध्य प्रदेश। तो अब मुद्दा सिर्फ वही है, हमने कहा यहाँ आपके पास बहुत स्कोप है। मध्य प्रदेश में जो आर्किटेक्चर या वास्तुकला है उसमें आपको तीन हिस्सों में से डिवाइड कर देनी है, प्राचीन काल की, मध्यकालीन और आधुनिक। अब जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने आश्रय का निर्माण करना आरंभ किया वहीं से वास्तुकला का विकास प्रारंभ हो गया। आर्किटेक्चर या वास्तुकला लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माता। मध्य प्रदेश में वास्तुकला, अब प्राचीन कालीन तो ऐसे वास्तुकला के ऐसे रूप जो हमारे प्राचीन भारत से संबंधित हो, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम सीधे सीधे बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं अच्छी खासी आपकी पहले कैसी हैं, तो स्टोन एज या पाषाण काल से संबंधित हैं, इनको आपने बता दिया। ठीक है, और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के आप क्या बता सकते हो कि भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने 1957-58 में की थी। ठीक है, और वन प्राणी पक्षी इनके चित्र हैं, रंग बिरंगे कलर यहाँ पे, अगर आपने देखी हो गुफाएं तो आप और अच्छे से बता सकते हैं। फिर धार में बाघ की गुफाएं हैं जो अजंता की गुफाओं से समानता दर्शाती हैं। अगर हम बाघ की गुफाओं की बात करें तो ये किस कालीन है, तो ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, लेकिन किस धर्म से संबंधित हैं, जैन नहीं है, बौद्ध है। देखो वाह, बौद्ध है, बाघ बौद्ध है, लेकिन पीरियड गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो धार में स्थित है, बुद्धकालीन या बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन टाइम पीरियड कौन सा है आपका, तो बौद्ध धर्म है, और कौन सा, गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इनको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, जैसे यहाँ पूछा गया था रंग मंडल। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं, तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, ये भगवान, ये उदयगिरी विदिशा, ये तो ब्लंडर है बाबा, ये यहाँ का इधर नहीं आ पाया ये एक्चुअली, मतलब समझ रहे हो ना, ये इसको हटा दो या नीचे रख दो, ये तो वही है ना ऊपर वाला। अरे बाघ की गुफाएं तो धार में है। ये भैया अगर मैं पीडीएफ भेजूं तो कृपया इसको सुधार लेना, वैसे मैं नहीं भेजूंगा ऐसा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये धार जो है वो बाघ को धार से मारा ऐसे समझ लो, मारना नहीं है, केस हो जाएगा। अब आप बताओ कि प्राचीन भारत में, प्राचीन मध्य प्रदेश में और क्या बता सकते हो। मैंने आपको कहा आपके पास स्तूप है, बोल दो कौन से स्तूप, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, मौर्यकालीन स्तूप है। भरूच के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, ये भी मौर्यकालीन है। अब तो आपने बहुत सारे स्तूप पढ़े हैं, मौर्यकाल पढ़ा है तो आप जितने चाहो उतने बता दो। भोजपुर स्तूप कहाँ था, भोजपुर अभिलेख याद कर रहे हो, भोजपुर रायसेन में नहीं था, भोजपुर अभिलेख कहाँ था, विदिशा में था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर हम आ जाते हैं मध्यकालीन भारत पर, तो खजुराहो के मंदिर, अच्छा कुछ लोग खजुराहो को ना प्राचीन भारत में ले जाएंगे, तो दिमाग लगाना पूर्व मध्यकाल है ये, क्योंकि 3 राजपूत वंश हैं, किसके बाद ये डिक्लाइन होने के बाद ये उदय हो रहे हैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश डिक्लाइन होगा, उसके बाद 3 राजपूत वंश कौन कौन से उदय हुए थे, एक चंदेल वंश, एक परमार वंश, और एक और बताओ जल्दी से, कलचुरी वंश। क्या, हाँ त्रिपुरी में कलचुरी, कलचुरी तो 3 अलग अलग शाखाएं थी, त्रिपुरी की, महेश, और कहाँ की। अच्छा आप लोग अपने क्वेश्चन खुद ही जनरेट करा देते हो पूछ पूछ के। रतनपुर, रतनपुर वेरी गुड, तो रतनपुर, कलचुरी, और एक क्या, महेशमती। ठीक है, बाहुबली वाली। चलो,
तो खजुराहो के मंदिर 950 से, ये क्वेश्चन भी बेटा पूछ लिया गया है तो ध्यान रखना, 950 से 1050 एडी में चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नागर शैली में है। रति क्रीड़ाएं जो हैं वो इसमें बताई गई हैं मूर्तियों में। 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अब आप अच्छे से और डिटेल क्या बता सकते हो? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर के समय किया गया था। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन के समय किया गया था। राजा धनदेव के समय, कुछ नहीं तो याद रख लेना, जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है। और यहाँ पे खजुराहो में एक कौन सा है, कौन सा मंदिर है जादू टोना से संबंधित है? कहाँ कहाँ है ये 3 मंदिर है मध्य प्रदेश में जादू टोना के हैं? 64 योगिनी मंदिर, तो 64 योगिनी मंदिर यहाँ भी है, 64 योगिनी मंदिर मुरैना में भी, और एक 64 योगिनी जबलपुर में। हाँ जी, करना है आपको। ग्वालियर, ग्वालियर का किला आपको पता है राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। मुगलों ने इसे कारागार या प्रिजन के रूप में, जेल के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। ग्वालियर के तोमर वंश के शासक मानसिंह तोमर को किसने पराजित किया था? हाँ जी। अरे कहाँ औरंगजेब, अभी इस समय में आ जाएगा। लोधी था। अब ठीक है चलो, कौन सा लोधी था? इब्राहिम लोधी, 1517। वेरी गुड। लड़े वो तीनों से थे लेकिन एट द एंड, चलो। ग्वालियर का किला, मांडू का महल धार में स्थित है। मांडू में हम सब जानते हैं इसे सिटी ऑफ हेवन क्या कहते हैं? जॉय, आनंद की नगरी। ठीक है। जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, ये सब हैं। ठीक है। तो मध्यकाल में तो आपको, आपके पास बहुत है। मैं बोलूं मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलूंगा भाई किसका मकबरा, मध्यकालीन भारत में जाऊं। मैं तानसेन का मकबरा बोलूं तो क्या मध्यकालीन नहीं होगा? अगर मैं बोलूं मोहम्मद गौस का मकबरा, क्या मध्यकालीन नहीं होगा? होगा भाई। तो जो भी मिडाइवल इंडिया के समय मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो आर्किटेक्चर आपको पसंद आए वो आप बनवा देना, और कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि नहीं ये क्यों डाला। ठीक है। मॉडर्न इंडिया में बात करें तो भोपाल में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बैठक क्षमता वाली जो मस्जिद है वो क्या है? ताजुल मस्जिद। और ताज है तो शाहजहां होंगे, बस बेगम लगा देना। तो शाहजहां बेगम के समय ताजुल मस्जिद का निर्माण किया गया था। सफेद संगमरमर से निर्मित है। जयविलास पैलेस ग्वालियर में है, जो वर्तमान में सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया वंश के जो भी शासक रहे हैं उनका निवास स्थान रहा है। लाल बाग इंदौर में है तो कोजीराव होलकर ने करवाया था। ठीक है। अब जैसे ये सांची के स्तूप, चंदेरी किला, ये यहाँ बता रहे हैं आप, तो कितना आधुनिक भारत में आपको जो पसंद आए। भाई मैं कह रहा हूँ ताजुल मस्जिद, क्या मैं बोलूँगा मोती मस्जिद, तब भी यही है। ठीक है। और मैं बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं, मुझे लगता है कि एक मस्जिद जो हर जगह होती है कौन सी? हर जगह जामा मस्जिद, तब भी यही। ठीक है। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं जो आप बता सकते हैं, और ज्यादा खुशी हो तो क्या बता सकते हैं आप? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के समय में होना चाहिए, 1707 के बाद की कहानी होनी चाहिए बस। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो बता दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो क्या, हाँ बिल्कुल बता सकते हो। गौहर महल किनका है? कौन सी बेगम? अच्छा, मजेदार मुद्दा ये है कि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बस। इनका दूसरा नाम क्या था गौहर बेगम का? कुदसिया बेगम। और कुदसिया बेगम जो थी वो भोपाल राज्य की पहली महिला सुल्तान, पहली बेगम थी महिला। तो ये कुदसिया बेगम या गौहर बेगम जिन्होंने गौहर महल का निर्माण कराया था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये हो गए आपके कुछ। तो इनमें आपके पास दुनिया भर का स्कोप है वास्तुकला में। आपको जो पसंद आए वो लिख देना, बस होना आर्किटेक्चर चाहिए आपके पास। अगर आपको कुछ नहीं, गुफाएं नहीं याद आ रही, मंदिर याद आए, बस ध्यान रखना कि किस समय में क्या बताना है। जैसे अब मैं आपसे कहूँ सहस्त्रबाहु मंदिर या सासबाहु मंदिर, तो किस समय का होगा वो? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत? मध्यकालीन। आधुनिक तो हो ही नहीं सकता, किसने बनवाया था?
महिपाल ने। महिपाल कौन से वंश के शासक थे? कच्छपघात वंश के। तो सीधी बात है कि वो मध्यकालीन भारत का है। और ज्यादा देखोगे तो ग्वालियर में ही एक तेली का मंदिर है, गुजरी महल है, ठीक है, किले बनवा दो खूब सारे, हैं तो सब आर्किटेक्चर ही ना। जो आपको पसंद आए वो आप बनवा देना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको अपन अब रहने दें, पढ़ा दें, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। ये हर बार आता है किसी ना किसी रूप में, मतलब आप ऐसे समझो खजुराहो, भीमबेटका और सांची, ये जो विश्व विरासत स्थल में 3 स्थल हैं, इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे बनी ही रहेगी। तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा डिटेल में बात कल करेंगे। ये तानसेन जी की बात क्लियर है, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, इन सब में कोई समस्या किसी को? बोलो भैया लाइव क्लास वालों, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, तो मजे करो, इतना पढ़ लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। चलो ठीक, धन्यवाद।